हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं सर आप लोग अपनी हेल्थ का एज वेल एज अपनी फैमिली की हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। सो एडवांस अकाउंट्स की एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिस्ट मैंने आप लोगों के लिए तैयार करी है फॉर May 21 अटेम्प्ट, जिसके एग्जाम्स अभी पोस्टपोन्ड हो गए हैं। जो कि पता नहीं सर कब होंगे, शायद जुलाई में हो, शायद अगस्त में हो, शायद कब हो, जब भी हो। तो May 21 के लिए क्या एक्सपेक्टेशन निकल के आती है क्वेश्चंस की। देखो, एडवांस अकाउंट्स को प्रिडिक्ट करना बहुत आसान है। अकाउंटिंग में तो फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं। लेकिन एडवांस अकाउंट्स में लिमिटेड टॉपिक है और चीजें फिक्स्ड है, तो इसको प्रिडिक्ट करना बहुत आसान है। एडवांस अकाउंट्स में बस एक चीज है कि आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत सारे हैं। ग्रुप वन अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थोड़े कम होते हैं, चैप्टर ज्यादा होते हैं, इसलिए वहां पर छोटी छोटी चीजें बहुत सारी हैं। ग्रुप वन अकाउंट्स में वहां पर थोड़ा प्रिडिक्ट करने में दिमाग ज्यादा लगता है। लेकिन एडवांस अकाउंट्स को प्रिडिक्ट करना तो बहुत आसान है। ठीक, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप खुद ही समझ जाओगे सर ये तो बहुत आसान है। ठीक, अब प्रिडिक्शन के लिए मैंने, अब देखो थोड़ा स्पेसिफिक में क्या हो गया, मैंने पुराने अटेम्प्ट को कंसिडर ही नहीं किया। सिर्फ मैंने नवंबर 20 अटेम्प्ट, जनवरी 21 अटेम्प्ट और दो आपके जो मॉक टेस्ट पेपर दे रखे हैं उनको कंसिडर किया है। सर इससे पहले क्यों नहीं कंसिडर करे। इससे पहले मैंने इसलिए कंसिडर नहीं करे क्योंकि May 20 में इंस्टीट्यूट ने क्या किया था, अकाउंटिंग से टॉपिक्स हटाकर इन्होंने क्या करा था, कुछ एडवांस अकाउंट्स में डाल दिए थे। और एडवांस अकाउंट्स में कई सारे टॉपिक्स थे जो उन्होंने डिलीट कर दिए थे, जैसे इंश्योरेंस कंपनी था, म्यूचुअल फंड्स था, और भी कई सारे टॉपिक्स थे, इलेक्ट्रिक, ये सब इन्होंने क्या कर दिए थे, डिलीट ही कर दिए थे। ठीक, और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जो ग्रुप वन से उठाकर इन्होंने क्या डाले, ग्रुप टू में डाले। पहले डिसोल्यूशन का जो टॉपिक था वो ग्रुप वन अकाउंट्स में होता था, लेकिन अब इन्होंने ग्रुप टू में डाला। AS4, AS29, AS17, 22, ये सब ग्रुप वन में होते थे, उन्होंने ग्रुप टू में डाले। तो उससे पहले के पेपर को एनालाइज करना थोड़ा कोई दिक्कत, कोई अपना यूजफुल चीज थी नहीं, क्योंकि उसमें कई सारे क्वेश्चंस तो आउट ऑफ सिलेबस है, तो वहां पर कोई फायदा बनता भी नहीं है। हाँ, नवंबर 20 और जनवरी 21, May 20 में तो एग्जाम हुए ही नहीं थे, तो नवंबर 20 और जनवरी 21 प्लस दो जो दो आपके मॉक टेस्ट पेपर है, मॉक टेस्ट पेपर मार्च का और अप्रैल का, उन दोनों को कंसीडर करते हुए हमारी May 21 की कुछ एनालिसिस निकल कर आती है। देखो, मोर और लेस ये जो एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूं, ये मोर और लेस आपका 80-85% आपको सेम दिखेगा, बिल्कुल, ये इसकी मैं गारंटी देता हूं। बस इससे आपको क्या होगा कि आपको प्रिपरेशन करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी, आसानी मिलेगी, और स्कोर कर पाना इसमें बहुत अच्छा आसान हो जाएगा। देखो, एडवांस अकाउंट्स में आप 90 प्लस 80 प्लस बड़ी आराम से स्कोर कर पाते हो। अब दिक्कत पता है क्या है, फ्रेंकली, बच्चा ग्रुप वन अकाउंट्स में तो स्कोर कर लेता है 80, मतलब अच्छे से अगर बच्चा पढ़ के गया तो 80 85 ग्रुप वन में तो वो ले आता है, 70 मतलब ग्रुप वन में ले आता है, लेकिन ग्रुप टू में नहीं लाता। 50-60 नंबर लेके रह जाता है ग्रुप टू में। क्यों? क्योंकि सर बच्चे की ना मेंटेलिटी है, वो ग्रुप टू के अकाउंट्स को सीरियसली नहीं लेता। वो सोचता है कि अगर मैंने ग्रुप वन अकाउंट्स पढ़ लिया ना, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो सोचता है अगर मैंने ग्रुप वन अकाउंट्स अच्छे से पढ़ लिया तो अकाउंटिंग में तो मैं मास्टर हूं, कि ग्रुप टू का अकाउंट्स तो मेरे से बड़ी आराम से हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ग्रुप टू का अकाउंट्स भी इक्वली हैवी है। जितना वेट है, जितना हैवी ग्रुप वन अकाउंट्स है, उतना ग्रुप टू अकाउंट्स भी हैवी है। ग्रुप टू अकाउंट्स में भी आपको पूरा ही टाइम देना पड़ेगा जितना आपने ग्रुप वन में दिया। इवन मैं बोलता हूँ सर, ग्रुप टू में थोड़ा ज्यादा ही देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा है, लेकिन स्कोरिंग है बहुत, लेकिन बहुत स्कोरिंग है। बस यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू डिवोट टाइम, आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा। अदरवाइज सर ग्रुप टू अकाउंट्स बहुत आसान है। ग्रुप वन से ज्यादा स्कोर आप ग्रुप टू में कर सकते हो। ग्रुप वन में फिर भी क्या होता है कि थोड़ी चीजें ज्यादा है, बच्चा कंफ्यूज रहता है कि भाई ये करूं वो करूं ये करूं, मतलब छोटी छोटी चीजें बहुत सारी हैं। तो ग्रुप वन में तो बच्चा मेहनत करता है क्योंकि थोड़ा सा डर रहता है और पहला पेपर वैसे ही होता है। और ग्रुप टू तक आते आते बच्चे का क्या होता है कि एक तो या तो ओवर कॉन्फिडेंस कह लो या हिम्मत कह लो, या तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा उसको बहुत ज्यादा, या तो ग्रुप वन क्लियर हो गया या अकाउंट्स बहुत अच्छे से हो गया, तो वो सोचता है कि अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स तो कर लूंगा, वो बाकी ऑडिट EIS FM इनमें लगा रह जाता है। या फिर बच्चा क्या होता है कि उसकी हिम्मत ही टूट जाती है, थक जाता है। सर ऐसा मत करो, ग्रुप टू अकाउंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्रुप टू पास कराने में एडवांस अकाउंट्स और FM तो बहुत ज्यादा स्कोर करेंगे, बहुत ज्यादा आपकी मदद करेंगे। इन दोनों पेपर में आप 80-80 प्लस लिया होगे तो ऑडिट EIS तो आप बड़ी आराम से निकाल लोगे, 40-45-50 नंबर लाके भी निकाल लोगे। तो बहुत फोकस करना पड़ेगा इस सब्जेक्ट में, और स्कोरिंग बहुत है, बस ये मैं आपको कहता हूँ। ठीक, आओ जी, तो अब इसकी कुछ प्रिडिक्शन निकालते हैं, देखते हैं, एक एक टॉपिक को पकड़ते हैं। अच्छा, ये मैंने जो टॉपिक के नाम लिखे हैं, ये मैंने कोई इंस्टीट्यूट के वो इंडेक्स के हिसाब से नहीं लिखे, ये मैंने अपने हिसाब से लिखे हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैंने उठाया बैंकिंग कंपनीज।
अगर बैंकिंग कंपनीज की बात करी जाए तो सर नवंबर 21 में 10 नंबर का क्वेश्चन, जनवरी 21 में भी 10 नंबर का क्वेश्चन, दोनों मॉक टेस्ट पेपर में भी 10-10 नंबर का क्वेश्चन। तो इस बार सर फिक्स्ड हो गया है तो कि 10 नंबर का क्वेश्चन बैंकिंग में से आपको फिक्स मिलेगा ही मिलेगा। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है बैंकिंग। छोटी 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 चीजें कई सारी हैं लेकिन बहुत स्कोरिंग है, अच्छे से करके जाना इसे। अब आता है एनबीएफसीज। एनबीएफसीज की बात करूं तो सर नवंबर 20 में इन्होंने 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा। देखो 10 नंबर कोई ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन 10 नंबर का, इन्होंने 5-5 नंबर के दो क्वेश्चन पूछे। जनरली क्या होता है कि एनबीएफसी का क्वेश्चन किसी बड़े क्वेश्चन के साथ मिक्स होकर आता है, अभी दिखाऊंगा नीचे कैसे। और एक वो क्या करता है लास्ट क्वेश्चन में डाल देता है, कई बार क्या करता है लास्ट क्वेश्चन में ना डाल के बड़े क्वेश्चन के साथ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जनवरी 21 में 5 नंबर का क्वेश्चन, दोनों मॉक टेस्ट पेपर में भी इन्होंने छोटा क्वेश्चन डाला है लेकिन वो 4-4 नंबर का डाला है। तो सर ऑब्वियसली इस बार भी क्या करेगा इंस्टीट्यूट 5 नंबर का क्वेश्चन एनबीएफसी से पूछेगा। ठीक। एएस4 सर, एएस4 इंस्टीट्यूट पता नहीं क्यों पूछ ही नहीं रहा, ना नवंबर 20 में पूछा, ना जनवरी में पूछा, ना दोनों एमटीबी में नहीं पूछा। तो मुझे लगता है सर हो सकता है कि एएस4 से वो ना पूछे, क्योंकि देखो एएस4 की जगह ना इंस्टीट्यूट प्रेफर करता है एएस29 को पूछना। ठीक। अब एएस5 की अगर बात करी जाए तो सर एएस5 इन्होंने नवंबर 20 में तो नहीं पूछा लेकिन जनवरी 21 में पूछा, दोनों मॉक टेस्ट में भी दे रखा है। तो सर यहां पर इंपॉर्टेंट है एएस5, एएस5 इज इंपॉर्टेंट, करके जाना अच्छे से। एएस7 नवंबर में पूछ लिया, जनवरी में नहीं पूछा, एक मॉक टेस्ट में पूछ लिया, दूसरे में नहीं पूछा। तो सर इस बार मेरे को लगता है कि एएस7 से क्वेश्चन डाल सकते हैं 5 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन जो एएस का होता है। अच्छा यहां पर एएस की ग्रुप 2 एडवांस अकाउंट्स में एएस की वेटेज ज्यादा है। एक तो आपको कंपलसरी क्वेश्चन में तो दिखेगा ही दिखा, प्लस 2 से 3 क्वेश्चन आपको लास्ट में भी दिखेंगे, क्वेश्चन 6 में भी दिखेंगे। तो एडवांस अपना एएस की जो वेटेज है वो कम से कम नहीं तो आपका ये लगा लो 32-35 मार्क्स की एएस की वेटेज है। ठीक। बाकी एएस बहुत आसान है, जरूर करके जाने, एएस मत छोड़ना कोई भी, क्योंकि एएस पता नहीं आपको किसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एएस सारे करके जाने आपको। हाँ बस ये है, मैं आपको ऑर्डर बता दूंगा कि आपको पहले एएस कौन से करने चाहिए, बाकी फिर लेफ्ट आउट एएस बाद में कर लेना। एएस9 देखो इंस्टीट्यूट ना नवंबर में पूछा ना जनवरी में, मतलब अभी तक पूछ ही नहीं रहा एएस9। लेकिन सर एएस9 मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट एएस है, तो आपको एएस9 जरूर एक बार देख के जाना है। मुझे लगता है सर एएस9 का एक क्वेश्चन वो इस बार डाल दे। और एएस9 का डालने के चांसेस पता है क्यों है, क्योंकि सर इंस्टीट्यूट ने नए स्टडी मटेरियल में भी एएस9 का एक कंसाइनमेंट वाला क्वेश्चन इंसर्ट किया है, तो वो क्वेश्चन जरूर देख जाना। एएस17 इन्होंने नवंबर में भी पूछ लिया, जनवरी में ही पूछ लिया, मॉक टेस्ट में नहीं दे रखा। तो मुझे लगता है शायद इस बार एएस17 से क्वेश्चन सेगमेंट रिपोर्टिंग से वो क्वेश्चन ना पूछे। एएस18 रिलेटेड पार्टीज ना नवंबर में पूछा ना जनवरी में पूछा, एमटीबी में दोनों में डाल रखा है। तो क्या बनता है सर, एएस18 से क्वेश्चन बनता है, रिलेटेड पार्टी क्वेश्चन पूछ लेगा वो। एएस19 लीजेस इंपॉर्टेंट एएस है, नवंबर 20 में तो नहीं पूछा लेकिन जनवरी में पूछ लिया, मॉक टेस्ट में दोनों में डाल रखा है। तो सर मैंने अभी तो इसको डैश कर दिया लेकिन हो सकता है सर वो आपसे पूछ ले। ठीक। मैंने एएस19 की बजाय एएस20 को प्रेफर किया इस बार, क्यों, क्योंकि सर एएस20 ना इन्होंने नवंबर में पूछा ना जनवरी में पूछा, लेकिन एक इन्होंने मॉक टेस्ट में डाल रखा है। तो मुझे लगता है सर एएस19 की बजाय ये एएस20 पूछ ले, लेकिन सर कोई ऐसा नहीं है वो एएस19 नहीं पूछ सकते, इसलिए मैं बोल रहा हूं एएस तो सारे करके जाना है। एएस में कोई ऐसी प्रिडिक्शन निकल नहीं सकती, चैप्टर में निकल जाएगी। एएस22 डेफर्ड टैक्स वाला, टैक्सेस ऑन इनकम वाला, नवंबर में भी पूछा जनवरी में भी पूछा, मॉक टेस्ट में नहीं दे रखा इन्होंने, लेकिन सर ये इंपॉर्टेंट एएस है तो मुझे लगता है पूछ सकता है इंस्टीट्यूट। ठीक। एएस24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कभी नहीं पूछा जाता है तो चांसेस कम ही है इसके। एएस26 मोस्ट इंपॉर्टेंट एएस, इंटेंजिबल एसेट मोस्ट इंपॉर्टेंट एएस, नवंबर 20 में तो सर 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा इन्होंने, दो क्वेश्चन पूछे 5-5 नंबर के, कंपलसरी में भी पूछा और 6 में भी पूछा। जनवरी में भी 5 नंबर का क्वेश्चन डाला इन्होंने, दोनों मॉक टेस्ट में दे रखा है, तो सर यहां भी आएगा ही आएगा क्वेश्चन। ठीक। एएस29 ये भी इंपॉर्टेंट एएस है, एएस4 की बजाय वही बताया मैंने, एएस29 इंस्टीट्यूट प्रेफर करता है, नवंबर में पूछ लिया जनवरी में नहीं पूछा, दोनों मॉक टेस्ट में दे रखा है, तो सर बनेगा यहां पर क्वेश्चन, इस बार बनेगा एएस29। ईसॉप्स की अगर बात करी जाए तो सर ईसॉप में क्या है कि 10 नंबर का क्वेश्चन इन्होंने एक बार नवंबर 20 में पूछा था, लेकिन सर मेरे हिसाब से ईसॉप का क्वेश्चन 10 नंबर का बनता नहीं है। ठीक, इन्होंने एक बार पूछ लिया था, बाकी जनवरी में 5 नंबर का पूछा, दोनों मॉक टेस्ट में 5 नंबर का, तो इस बार भी सर 5 नंबर का क्वेश्चन जो क्वेश्चन 6 में आपको मिलेगा ईसॉप का क्वेश्चन। लिक्विडेशन हमेशा से सर देखो 10-10 नंबर का आई। अच्छा लिक्विडेशन से पहले बायबैक एंड ईएसडीआर, ये बड़ा मजेदार चैप्टर है, बायबैक एंड ईएसडीआर। इसमें ना क्या ईएसडीआर है, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स, इसका एक या दो क्वेश्चन है, उसी टाइप के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने हमेशा पूछे हैं। देखो नवंबर 20 में 5 नंबर का ईएसडीआर से पूछा,
जनवरी 21 में 10 नंबर का इन्होंने क्या करा, एक क्वेश्चन 6 में पूछा था, एक बायबैक एक ईएसडीआर, दोनों पूछ लिए। दोनों मॉक टेस्ट में भी इन्होंने क्या करा है, ईएसडीआर का ही क्वेश्चन डाला है। तो सर इस बार भी ईएसडीआर का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये ईएसडीआर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लिक्विडेशन की अगर बात करी जाए तो सर लिक्विडेशन फिक्स्ड है 10 10 10 10, तो ऑब्वियसली 10 नंबर का क्वेश्चन लिक्विडेशन से आपको देखने को मिलेगा। ठीक, कई बार लिक्विडेशन मैंने देखा है कि 5 नंबर का भी उन्होंने पूछ लिया, ठीक, लेकिन क्वेश्चन आएगा जरूर लिक्विडेशन का। अभी दिखाता हूं वो क्या रहेगा पैटर्न। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और अमेलगमेशन की बात अगर करी जाए, देखो नवंबर 20 में इन्होंने इंटरनल नहीं पूछा, अमेलगमेशन पूछा 15 नंबर का। जनवरी 21 में भी इन्होंने इंटरनल नहीं पूछा पड़ा, अमेलगमेशन 25 नंबर तक का पूछ गए। ये कैसे 25 का पूछा होगा, इन्होंने एक फुल फ्लेज 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा और एक इन्होंने एएस 14 में जो कंडीशंस होती है मर्जर वाली, वो थ्योरी क्वेश्चन भी डाल दिए इन्होंने, 5 नंबर का पूछा जा सकता है। और एमटीपी में इन्होंने क्या करा है, इंटरनल को तो 5 नंबर का क्वेश्चन डाला है और अमेलगमेशन 20 नंबर का डाला है। और एमटीपी 2 में इन्होंने क्या करा है, इंटरनल 16 नंबर का क्वेश्चन डाला है और अमेलगमेशन 9 नंबर का। 9 नंबर क्या करा है इन्होंने, एक 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है और एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। 5 नंबर में तो कंडीशन पूछेगा ही पूछेगा आपसे, 5 या 4 नंबर में, और एक इन्होंने कुछ पीसी कैलकुलेट करने का क्वेश्चन दे रखा है 4-5 नंबर में। मुझे लगता है सर देखो 15 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही दोनों में से। इस बार मुझे लगता है कि शायद चांसेस मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के पूछने के ज्यादा है। लेकिन सर पहले बच्चे ऐसी प्रिडिक्शन करते थे, एक बार इंटरनल एक बार अमेलगमेशन, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि सर एक बार इंटरनल पूछेगा एक बार अमेलगमेशन पूछेगा। देखो दोनों टाइम देख लो, नवंबर 20 और जनवरी 21, दोनों में इंटरनल पूछा ही नहीं उन्होंने, सिर्फ अमेलगमेशन पूछा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, इस बार मुझे लगता है कि शायद इंटरनल के पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, 15 नंबर का। अब आ जाओ सर, अमेलगमेशन इंटरनल की बात होगी। डिसोल्यूशन सर हमेशा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 15-15। देखो नवंबर 20 और जनवरी 21 इन्होंने क्या करा, डिसोल्यूशन का क्वेश्चन पूछा। देखो दो चैप्टर बनते हैं यहाँ पर, डिसोल्यूशन और कन्वर्जन वाला, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी, सेल इनटू कंपनी वाला। और डिसोल्यूशन में आपका बनता है गार्डनर मरे रूल, और बड़ा क्वेश्चन तो वो बनता है इसमें पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन्होंने नवंबर 20 में और जनवरी 21 दोनों में इन्होंने क्या करा, पीसमिल का क्वेश्चन पूछ लिया। और एक जनवरी 21 में इन्होंने क्या किया था, पीसमिल के साथ साथ इन्होंने वो डाल दिया था अपना गार्डनर वर्सेस मरे रूल का थ्योरी क्वेश्चन डाल दिया था, एक्सेप्शंस पूछ ली उसकी या उसके रूल्स पूछ लिए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो एमटीपी में भी देखो इन्होंने क्या करा हुआ है, डिसोल्यूशन का पीसमिल का ही 16-16 नंबर का क्वेश्चन डाला हुआ है। ठीक, मुझे लगता है सर इस बार शायद वो आपसे कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले। मुझे लगता है सर 15 नंबर का वो कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले, तो कन्वर्जन को पहले करके जाना, पीसमिल को बाद सेकंड नंबर पे करके जाना। एलएलपी थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा वो 5 नंबर का पूछता है। नवंबर 20 पूछ लिया, जनवरी में नहीं पूछा, लेकिन दोनों मॉक टेस्ट में भी दे रखा है। तो एलएलपी थ्योरी के कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस है, वो जरूर करके जाना। सर कहां से करें लिमिटेड क्वेश्चंस, जितने भी पास्ट एग्जाम में एलएलपी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो एलएलपी थ्योरी के क्वेश्चंस को रट लो, 5 नंबर के रट्टे मार लो, जरूर क्वेश्चन आपको मिलेगा एलएलपी थ्योरी का। या फिर आप इंस्टीट्यूट की बुक में दे रखा है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें हैं, 5 नंबर के लिए सर फिक्स्ड है, वो पूछेगा ही पूछेगा। या इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के बैक क्वेश्चंस देख लो, एलएलपी थ्योरी के क्वेश्चंस आएंगे। कंसोलिडेशन हमेशा क्वेश्चन बड़ा आता है, एक बार 15 का पूछा, जनवरी में 20 का पूछा, दोनों मॉक टेस्ट में एक में 15 का दे रखा है, 16 का दे रखा है, तो ऑब्वियसली 15 नंबर का क्वेश्चन कंसोलिडेशन से भी बनता है। तो देखो सर प्रिडिक्ट करना एडवांस अकाउंट्स को तो बहुत आसान है। अब 125 नंबर का पेपर आता है हमेशा आपका, ठीक, 125 में से आपको क्या करना होता है, 100 नंबर का पेपर करना होता है। अब आ जाओ सर थोड़ा सा और स्पेसिफिक होता है, ये चीज जब बच्चों को ज्यादा पसंद आती है कि सर और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन है 20 नंबर का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड। अब देखो यहां पर मैंने आपके लिए जो एएस निकाले हैं, एएस 26 पूछा जाएगा ही जाएगा 5 नंबर का, एएस 5 पूरे पूरे चांस है पूछने के, एएस 7 पूरे पूरे चांस है पूछने के, और एक या तो एएस 29 या मैंने एएस 9 बताया था या एएस 22, इन तीनों में से कोई भी एक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, तो इन 4 सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से क्वेश्चन आपको पहला कंपलसरी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 20 नंबर का। अब देखो ये 2 3 4 ये ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर नीचे मतलब जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में कंटेंट दिखा है वो 2 में पूछा जाए, 2 वाला 4 में पूछा जाए, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होगा इसी तरीके से। आपको क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है 15 नंबर का, वो आपको अमेलगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मिल सकता है। या तो अमेलगमेशन होगा बड़ा क्वेश्चन या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होगा 15 नंबर का क्वेश्चन।
साथ में ये क्या करते हैं, एक छोटा क्वेश्चन डालते हैं, या तो एनबीएफसी डाल देते हैं या एलएलपी डाल देते हैं। ठीक, ये आपका एक क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, ये मैंने 25 लिख दिया, 20 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो 20 नंबर का है, इसमें आपसे सर वो कंसोलिडेशन का क्वेश्चन 15 नंबर का पूछेगा। साथ में वो क्या कर सकता है, आपसे एक छोटा क्वेश्चन या तो एनबीएफसी एलएलपी में से डाल सकता है। एक चीज ध्यान रखना, इन दोनों में से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में से हो सकता है सर कोई भी एक क्वेश्चन फुल फ्लैज 20 नंबर का आ जाए। मतलब कोई भी एक क्वेश्चन फुल फ्लैज 20 नंबर का आ जाए। या तो मान लो अमेलगमेशन उन्होंने पूछ लिया, बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो पूरा फुल फ्लैज 20 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। या कंसोलिडेशन में ज्यादा एडजस्टमेंट पूछ ली तो फुल फ्लैज वो आपको 20 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मतलब इन दोनों में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन 20 नंबर का देखने को मिलेगा पेपर में। ठीक, मान लो अगर उन्होंने अमेलगमेशन 20 नंबर का डाला तो कंसोलिडेशन के साथ वो एनबीएफसी डाल देगा या एलएलपी का क्वेश्चन डाल देगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, ये पार्टनरशिप से फिक्स्ड है। इसमें डिसोल्यूशन जो कन्वर्जन वाला मैं बोल रहा हूं, वहां से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, ऐसा भी हो सकता है सर कन्वर्जन वाला क्वेश्चन वो 12 नंबर का पूछ ले, साथ में वो 4 नंबर का क्या करे, एक गार्डनर वर्सेस मरे रूल पूछ ले आपसे, या कोई छोटी सी कैलकुलेशन पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन की पूछ ले, ऐसे भी कर सकता है वो आपसे। और साथ में वो एनबीएफसी एलएलपी डाल देगा। ठीक, मान लो कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे इन दोनों में से एक क्वेश्चन 20 नंबर का पूछा, लेट्स से अमेलगमेशन उन्होंने 20 नंबर का पूछा, तो कंसोलिडेशन के साथ इन्होंने एनबीएफसी डाला, तो डिसोल्यूशन के साथ वो एलएलपी का क्वेश्चन डाल सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है सर, मान लो डिसोल्यूशन 12 नंबर का इन्होंने कन्वर्जन का क्वेश्चन पूछा और 8 नंबर में इन्होंने पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन पूछ लिया। या 12 नंबर का इन्होंने पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन पूछा और 4 नंबर में इन्होंने क्या करा, सॉरी 8 नंबर में इन्होंने क्या करा, कन्वर्जन का कोई क्वेश्चन डाल दिया। या इन्होंने 16 नंबर का पीसमील पूछा, 4 नंबर में गार्डनर वर्सेस मुरे पूछ लिया, या एलएलपी डाल दिया, कुछ भी कर सकता है, मतलब होगा पार्टनरशिप से। समझ रहे हो मेरी बात? क्वेश्चन नंबर 5, ये फिक्स्ड है सर, एक क्वेश्चन आपको बैंकिंग का देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको लिक्विडेशन का देखने को मिलेगा। अच्छा, एक रेयर केस में एक बार क्या हुआ था कि लिक्विडेशन का क्वेश्चन इन्होंने यहां पर 5 नंबर में पूछ लिया। अगर 5 नंबर में पूछ लिया तो यहां पर 10 नंबर का इन्होंने ईसॉप डाल दिया था। ठीक, उसके चांसेस थोड़े से कम ही है। और क्वेश्चन नंबर 6, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें जैसे ईसॉप फिक्स्ड है, आएगा ही आएगा 5 नंबर का। बायबैक या ईएसडीआर में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का मिलेगा, ईएसडीआर के ज्यादा चांसेस होते हैं। 2 क्वेश्चन एएस के आपको मिलेंगे, जैसे एएस 19 या 20, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एएस 19 या एएस 20। भाई दोनों इंपॉर्टेंट है, ऐसे लीज भी इंपॉर्टेंट है, ईपीएस भी इंपॉर्टेंट है। इस बार मुझे लगता है सर ईपीएस के पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है, तो ईपीएस का क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का। एक एएस 18 वो पूछता है 5 नंबर का, करके जाना इसे अच्छे से। और जो लास्ट पार्ट है इसमें क्या कर सकता है, जैसे एएस 17 पूछ लिया, 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एएस के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एएस 17 पूछ लिया सेगमेंट रिपोर्टिंग का, मान लो इन्होंने यहां पर अमेलगमेशन का पूरा बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया, तो 5 नंबर में इन्होंने क्या करा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन डाल दिया, या बायबैक का क्वेश्चन डाल दिया, या ऊपर अगर एलएलपी कवर नहीं हो पाया तो नीचे इन्होंने एलएलपी कवर कर लिया। तो ये आपकी क्या है, वैरायटी निकल के आती है क्वेश्चंस की। ठीक, ओके। अब मैं आपको बताता हूं सर, आपको सबसे पहले मतलब क्या रैंकिंग देनी चाहिए अपनी तैयारी की, कौन से क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करना चाहिए तैयारी के लिए। देखो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन से स्टार्ट करो, जिसमें आपका बैंकिंग और लिक्विडेशन कवर होता है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए सर, सबसे पहला पार्ट आपको बैंकिंग उठाना चाहिए। बैंकिंग कर लो, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद आप कर लो लिक्विडेशन, 10 नंबर तक का क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। बैंकिंग 10 और लिक्विडेशन 10 फिक्स्ड है, फिक्स्ड है ये। ठीक, पहला पार्ट आपने ये उठा लिया। सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है सर, सेकंड नंबर पे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उठाने हैं। एएस में भी सबसे पहले एएस 26 उठा लेना, इंटेंजिबल एसेट्स जरूर करना है आपको। फिर एएस 5 उठा लेना, नेट प्रॉफिट और लॉस प्रायर पीरियड आइटम्स वाला। एएस 7 उठा लेना, फिर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाला। फिर आप जो बचे हुए एएस है वो उठा लेना, जैसे एएस 29, एएस 9, एएस 22, एएस 19, 20, एएस 18, एएस 17, ये सब करने चाहिए आपको। तो इससे क्या होगा, एएस कवर होने से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी काफी हद तक तैयार हो जाएगा। 2 क्वेश्चन तो वहां के भी तैयार हो जाएंगे। इसलिए बोला ना, एएस के जो क्वेश्चन है वो लगभग 30 टू 35 तक की वेटेज रखते हैं, क्योंकि 20 नंबर के तो आपके कंपलसरी में मिलेंगे और 10 से 15 नंबर के एएस के क्वेश्चन आपको लास्ट में मिलेंगे। अतः लास्ट में इंटरनल चॉइस भी होती है, तो आप अकॉर्डिंगली कुछ स्किप करना चाहो तो कर भी सकते हो। ठीक, तो ये आपको क्या मिला, एएस की आपकी तैयारी होगी सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आपको क्या करना चाहिए, थर्ड नंबर पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 उठाना है। 6 में से आप देखो कौन कौन से टॉपिक आपके रह गए, छोटे छोटे टॉपिक उठा लो।
जैसे ईसॉप्स उठा लिया आपने, ईसॉप कर लो अच्छे से। बायबैक और ईएसडीआर उठा लो, छोटा सा टॉपिक है यहां पर, बायबैक ये भी कवर हो गया आपका। एलएलपी के थ्योरी के कंटेंट पढ़ लो, एलएलपी के थ्योरी के क्वेश्चंस पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो उनको, ठीक, ये हो गया आपका थर्ड। फोर्थ नंबर पे जो आपको करनी चाहिए तैयारी, अब बड़े चैप्टर्स पे आने चाहिए। देखो छोटे छोटे आपने पहले कर लिए, बैंकिंग, लिक्विडेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और छोटे छोटे सब निपटा दिए, अब आपके बड़े बड़े टॉपिक्स रह गए। बड़े बड़े टॉपिक्स में आपको क्या करना है, अच्छा छोटे छोटे में आप एनबीएफसी भी साथ साथ कवर कर लेना, ये जो एनबीएफसी है ये एनबीएफसी भी साथ साथ आप कवर कर लेना, ठीक। अब बड़े बड़े टॉपिक में थोड़ा सा अब आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी। जैसे कि डिसोल्यूशन का टॉपिक जरूर करके जाना, डिसोल्यूशन मत छोड़ना, फोर्थ नंबर पे डिसोल्यूशन बनता है। टाइम कंज्यूमिंग है, चीजें कंटेंट ज्यादा है, लेकिन आसान है। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान होता है, सिर्फ आपको एक बार कंसेप्ट पता होना चाहिए, बाकी कैलकुलेशंस है, बहुत इजी होता है, बच्चा उससे घबराता है लेकिन बहुत आसान है वो, सीरियसली बहुत आसान है। गार्नर मरे बहुत आसान है, सिर्फ कन्वर्जन वाले थोड़े से क्वेश्चंस में आपको माइंड लगाना पड़ता है, अदरवाइज वो भी आसान है, वो भी आसान है, ठीक। तो डिसोल्यूशन का टॉपिक आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, जरूर करके जाना, एलएलपी थ्योरी आपके साथ साथ कवर हो ही जाएगी, ठीक। सर अब आप बता दो हमें थोड़ा चॉइस में क्या रखना चाहिए। देखो चॉइस में तो आपको ऑब्वियसली या तो आप कंसोलिडेशन को चॉइस में रखो या अमेलगमेशन को चॉइस में रखो, ठीक। अब इन दोनों में से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि अगर आप अमेलगमेशन छोड़ के जा रहे हो तो आप कंसोलिडेशन पहले कर लो। अच्छा अमेलगमेशन छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन छोड़ दो, आईआर जरूर करके जाना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मत छोड़ना, क्योंकि सर अमेलगमेशन और इंटरनल अगर आपने छोड़ दिए तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 रिस्क में आ जाएगा, क्योंकि 6 में भी सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पूछा जा सकता है। ऐसा होता है सर, अमेलगमेशन उन्होंने अगर बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया तो देयर इज अ हाई चांस कि वो इंटरनल का क्वेश्चन एंड में पूछ ले, और ऐसा भी होता है सर, मान लो उन्होंने इंटरनल का बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया तो देयर इज अ हाई चांस कि वो अमेलगमेशन का क्वेश्चन 6 में पूछे। तो मैं तो बच्चों को ये सजेस्ट करता हूं कि अमेलगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मत छोड़ो, जरूर कर लो। हाँ बस ये है कि अगर आपको सर लगता है कि मेरे को कंसोलिडेशन तो बहुत अच्छे से आता है, अमेलगमेशन में दिक्कत आती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इंटरनल तो पक्का करो। अमेलगमेशन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो एक तो अमेलगमेशन में आप 5 नंबर का वो क्वेश्चन जरूर कर लेना, कंडीशंस ऑफ मर्जर वाला, जो AS14 की कंडीशन है। परचेज कंसिडरेशन निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो अगर आपकी देखो किस्मत अच्छी है कि आपका अमेलगमेशन यहां पर बड़ा क्वेश्चन आ गया तो सर कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरे पेपर में अमेलगमेशन का फिर कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा नहीं, ठीक। लेकिन हाँ अगर आपका थोड़ा सा रिस्की मामला हो गया, अगर आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन यहां पर बड़ा पूछ लिया गया तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक अमेलगमेशन का क्वेश्चन दिख जाएगा। अब ठीक है वहां पर इंटरनल चॉइस भी है, बट बस बच्चा ये जाता है ना कि क्वेश्चन नंबर 6 में अमेलगमेशन तो हमने करा ही नहीं, और एक क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है, तो आपके 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, क्या करोगे आप। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर तो आप अमेलगमेशन में थोड़े कच्चे कच्चे से हो तो आप अमेलगमेशन में बड़े क्वेश्चन शायद कम देखो, ज्यादा इतना ध्यान मत दो, लेकिन हाँ अमेलगमेशन में एक तो वो AS14 की कंडीशंस, जो आपकी AS14 वाली कंडीशंस है उनको जरूर करो, प्लस परचेज कंसिडरेशन निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 5 नंबर में पीसी कैलकुलेशन पूछी जा सकती है, कंडीशंस ऑफ मर्जर पूछी जा सकती है, पुली ऑफ इंटरेस्ट मेथड वाली, बस बड़ा क्वेश्चन तो और तो कुछ पूछ नहीं सकता वो, ठीक। तो ये है, हाँ अगर आपका अमेलगमेशन ही यहां पूछ लिया गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। बाकी अगर आप सर अमेलगमेशन इंटरनल बहुत अच्छे से करके जाते हो, कंसोलिडेशन में अगर आपको दिक्कत आती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सर कंसोलिडेशन का कोई छोटा क्वेश्चन को चांसेस कम ही है पूछने के, वो कंसोलिडेशन का एक बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपका यहां पर चॉइस में बच जाएगा। बस हाँ ये है कि कंसोलिडेशन का अगर आपका 20 नंबर का क्वेश्चन कंसोलिडेशन का आ गया, वो आपने स्किप कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आपके सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे। बट हाँ अगर कंसोलिडेशन उन्होंने छोटा पूछा तो आपका साथ में आपको मजबूरी में एनबीएफसी या एलएलपी या जो भी आप करके जा रहे हो वो छोड़ना पड़ सकता है, ठीक। तो अकॉर्डिंगली आप देख लेना, अगर आपकी जगह मैं होता हूं, अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता सर, मैं अमेलगमेशन को तो अच्छे से करता, मैं कंसोलिडेशन को एंड में प्रेफर करता, ठीक। हालांकि छोड़ के तो कुछ नहीं जाना चाहिए, लेकिन स्टिल थोड़ी स्मार्ट स्टडी भी होनी चाहिए, तो अमेलगमेशन को तो मैं नहीं स्किप करता, वो जरूर करके जाता, कंसोलिडेशन को मैं एंड में प्रेफर करता। लेकिन कुछ बच्चे सर कंसोलिडेशन में अच्छे होते हैं, इनको होल्डिंग सब्सिडी की कैलकुलेशंस अच्छे से आते हैं, वो कर जाते हैं कंसोलिडेशन, क्योंकि वो आसान है चैप्टर, कोई दिक्कत वाली बात इतनी है नहीं। मैंने पूरी कंसेप्ट वीडियोस भी डाल दी है कंसोलिडेशन की, तो उसको एक बार यूट्यूब चैनल पे मेरे देख भी लेना आप लोग। तो कंसोलिडेशन बच्चा पक्का हो जाता है, लेकिन अमेलगमेशन में थोड़ा ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर आप इंटरनल अच्छे से कर लो, अमेलगमेशन का कोई छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर देख लो।
तो सर इस तरीके से आपको एडवांस अकाउंट्स के पेपर की तैयारी करके चलनी चाहिए, और आई एश्योर यू कि अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे तो आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर जाओगे एडवांस अकाउंट्स में। ठीक है जी, टाइम देना पड़ेगा सर, एडवांस अकाउंट्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट। खाली बच्चा, वही बता रहा हूं ना, बच्चा अकाउंटिंग कर लेता है लेकिन एडवांस अकाउंट्स नहीं करता ठीक से। वो कहता है सर हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी के चक्कर में वो पेपर भी फिर उसका हो ही जाता है। अगेन सर पेपर लेंदी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो स्पीड शुरू से मेंटेन करके चलना। मॉक टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट सॉल्व करो, जितने सॉल्व मॉक टेस्ट करोगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा। ठीक है जी, चलो फिर, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ एडवाइस थी। ये पीडीएफ का लिंक, ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, तो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है एसएससीए इंटर अकाउंट्स एंड ऑडिट के नाम से है। ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे जाओगे, अदरवाइज मैं आपको लिंक दे दूंगा, कई बार बच्चे को मिलता नहीं है तो मैं लिंक दे दूंगा आपको, लिंक में ज्वाइन कर लेना, ये पीडीएफ आपको वहीं पर ही मिल जाएगी। ठीक है जी, तो दिस इज द एनालिसिस ऑफ एडवांस अकाउंटिंग फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो सर प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और बस अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो और पढ़ते चले जाओ। ठीक, डोंट वेट फॉर एनीथिंग। मत सोचो सर, बच्चों के फोन आते रहते हैं मेरे से, आज भी एक बच्चे से बात हो रही थी, वो बता रहा था कि सर कुछ बता दो पेपर कब होंगे। भाई साहब ठीक है, मैं मानता हूं कि जब तक एक वो नहीं मिलता ना, एक डेट नहीं मिलती, तब तक बच्चा थोड़ा सीरियस नहीं होता, लेकिन सर आप छोड़ दो उस चीज को, वो आपके हाथ में नहीं है, अनकंट्रोलेबल फैक्टर है, वो आपके हाथ में नहीं है, ना इंस्टीट्यूट के हाथ में, ना मेरे हाथ में है, कुछ नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। बस आप अपनी तैयारी रखो, आप अपनी पूरी पूरी तैयारी रखो प्लीज, समझ रहे हो मेरी बात? पूरी पूरी तैयारी रखो। जो बच्चा ग्रुप 1 पढ़ रहा है, ग्रुप 2 की तैयारी कर ले सर शुरू, डोंट वेट फॉर एनीथिंग, ग्रुप 2 की तैयारी शुरू कर ले। समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? ठीक है जी, चलो फिर, तो दिस इज फ्रॉम माय साइड, अच्छे से तैयारी करो। वीडियो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है 9717175748, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे व्हाट्सएप करो। ठीक, आई विल डेफिनेटली गाइड यू, और मिलेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।